Hello guys, I'm Sandeep and I'm your physics tutor in this course and this is brief introduction about me. जो लोग नए हैं उनके लिए ठीक है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है. दिस इज़ जस्ट फॉर इतना कि तुम मुझे जानो. ठीक है. और हाँ, इसके अलावा जो लोग AMU BTech BHU BSc या फिर जामिया BSc या AMU BSc की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका न्यू बैच चल रहा है, तो हमारे पैड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं. यूट्यूब पे तो हम कंटेंट अवेलेबल कराते ही कराते हैं. तो इट्स योर चॉइस कि आप किसके साथ कंफर्टेबल है, कैसे पढ़ना चाहते हैं. हाँ, ऑनलाइन पैड में पढ़ने के में ये फ़ायदा है कि आपको वहाँ पे डाउट सॉल्व बहुत अच्छे आपके डाउट्स बहुत अच्छे तरीके से ले लिए जाते हैं. प्लस साथ में टेस्ट सीरीज DPP असाइनमेंट्स सब कुछ दिया जाता है. तो ये सारे फ़ायदे हैं. बाकी तो यूट्यूब पे भी हम कंटेंट डालते ही हैं. तो चलिए गाइज, आज हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स. ठीक है. चूँकि क्रैश कोर्स है तो ऑप्टिक्स हम थोड़ा सा जल्दी में करेंगे, लेकिन इतना करेंगे कि आपसे AMU के सारे PYQs लग जाएं, जामिया में आए हुए क्वेश्चंस लग जाएं. और हमें इतना ही चाहिए कि हम AMU के एग्ज़ाम्स में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हैंडल कर पाऊँ. नॉट ओनली फॉर AMU, IIT JEE के भी, खासकर JEE मेंस के भी क्वेश्चंस लगभग लगभग हो जाएंगे. ठीक है. तो चलो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं. कौन बताएगा आज? रूपाली बताएगी. रूपाली, लास्ट टर्म पे तुमने क्या क्या पढ़ लिया था? चलो मैं जो जो तुम लोग को पढ़ाना, जो जो तुमसे पूछूंगा तुम लोग एक एक करके बताना. ठीक है. लाइट होता है. लाइट क्या क्या शो करता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पे टकराता है तो क्या क्या होने की संभावना रहती है वहाँ पे? ऐसा हो सकता है, पहली बात ऐसा हो सकता है कि वो लाइट क्या करे, आए, लाइट की बीम आए. लाइट की बीम दिख रही है? यस. ठीक है. इंट्रोडक्शन हुआ था लाइट का कि लाइट है क्या. लाइट एक तरीके की एनर्जी है और एक ऐसे चलता है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है. कैसे पाथ पे चलता है? स्ट्रेट पाथ पे चलता है. और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है एयर में? बोलो भाई रूपाली. 3 × 10⁸. वन. तो बहुत सारे केसेस होते हैं. मान लो एक लाइट की रे आई और दिस इज अ सरफेस, किसी सरफेस पे आके टकराई. अब ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ से क्या हो जाए, ये तो सरफेस पे डिपेंड करेगा. ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो जाए, लौट के जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाए. इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कहते हैं कि नहीं कहते हैं इस फिनोमिना को? अच्छा, मान लो ऐसा होता कि रे आई, एक लाइट की रे आई, इस सरफेस पे गिरी, इस सरफेस पे गिरी. ठीक है. और ऐसा हो जाए. अच्छा, ये चीज़ क्या होती है? जो सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन में बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल. नॉर्मल कहते हैं. अब मान लो ऐसा हो जाए कि रे आए, लाइट रे आए, मान लो लाइट रे आए, और ऐसा हो जाए कि वो दूसरे मीडियम में निकल जाए. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सरफेस ट्रांसपेरेंट हो, मान लो कांच है, तो ऐसा हो सकता है कि ये दूसरे मीडियम में निकल जाए. तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन. अब मान लो तीसरा केस भी हो सकता है कि लाइट, एक सरफेस पे लाइट पड़े, इस सरफेस पे लाइट पड़े, लाइट मान लो इस सरफेस पे गिरी. अब ऐसा हुआ ना कि कहीं नहीं गई, इसको सरफेस ने ही अब्जॉर्ब कर लिया. ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? कितने लोग कह रहे हैं पॉसिबल हो सकता है? भाई ये पढ़ा के पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल तुमने हो सकता है. ब्लैक ब्लैक बॉडी का नाम सुना है? ब्लैक बॉडी, हाँ हाँ ब्लैक हाँ होल. पॉसिबल है भाई पॉसिबल है। हाँ ब्लैक ब्लैक पॉसिबल है। होल पढ़ा है, सुना है किसी ने? हाँ सुना है भाई सुना है। हाँ. अब ये क्या करता है ना, एब्जॉर्ब कर सुना लेता तो है है पूरे भाई, पता लाइट नहीं को ही. क्या है। हाँ, नहीं नहीं, ब्लैक होल क्या है ना कि जैसे ब्लैक होल पे तुम लाइट डालोगे ना, ग्रेविटेशन में मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज ब्लैक होल, ये बनता कैसे है. तो उस पर तुम अगर लाइट भी डालोगे ना तो भाई वो ऐसा होता है ना कि वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर आने ही नहीं देता है. समझ रहे हो? अरे ये भैया जॉन जॉन व्हीलर ने जो यस सर खोज यस की सर. थी एब्जॉर्प्शन. 1969 में। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो हम जाए. वही वही ब्लैक होल। तो कोई भी फिनोमिना हो सकती ओके है. सर ओके ओके. हाँ, कोई भी फिनोमिना हो सकती है, कोई भी फिनोमिना हो सकती है. भाई ब्लैक होल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. अभी मैं इस पे विवाद नहीं करना चाहता. बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवियाँ तुमने देखी होगी, है ना? देखा है? नहीं देखा है?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत ब्रॉस्ट चीज़ है, इस पे अभी तो हम इतना बात नहीं करेंगे, लेकिन तीनों फिनोमिना पॉसिबल है। अब इस फिनोमिना में रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो इसको क्या कहते हैं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। 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 और हम हर क्वेश्चन में क्या देखते हैं, नॉर्मल से ही एंगल लेते हैं, चाहे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो या रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो, हाँ या ना? हाँ या ना? अब मान लो जो रे आती है उसको नाम क्या करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, हाँ या ना? और जो जो रे वापस जो रे टकरा के जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। मान लो इस एंगल को तुमने बोला आई और इस एंगल को तुमने बोला आर। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। पहली बात, हाँ या ना? यस सर। हाँ या नहीं रिकॉर्डिंग बताओ। ऑन किया सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, मैं ऑन कर देता हूँ, सॉरी भाई। हाँ, तो ये बोलो, ये क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हाँ या ना? ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें आई और आर के रिलेशन में, आई और आर के बारे में रिलेशन कौन बताता है? रिफ्रैक्शन में किसने बताया था आई और आर के? स्नेल्स लॉ ने, ठीक है? Snell's law. स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने क्या बोला था? मान लो मैं इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 था और दिस इज मीडियम सेकंड, मैं मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 लेता हूँ और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 लेता हूँ, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि म्यू 1 इंटू इधर का एंगल, जिधर का म्यू उधर का एंगल, म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू दूसरे वाले का म्यू इंटू साइन आर, हाँ है ना? कितने लोग सहमत हैं? क्या रे सर, ये तो बेसिक सी बात है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, हाँ या ना? साइन ही क्यों लेते हैं? हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी बात है कि साइन ही क्यों लेते हैं, ठीक है? ले मैं इस पे वो नहीं करना चाहता, ठीक है? स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन, स्नेल्स लॉ के डेरिवेशन से तुम समझ जाओगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? और तुमने बचपन में डेरिवेशन करा भी होगा, ठीक है, 12th में, लेकिन अभी तो हमारे पास टाइम ही इतना कम है कि मैं तुम्हें फॉर्मूला से, भाई तुम लोगों के 12th में डेरिवेशन नहीं था, मे भी आगे मिले, ये ठीक है? वाला नहीं था। उसका होगा ना? ये 10th में पढ़ा था सिर्फ, अच्छा, अरे 11th में भी नहीं पढ़ा। अरे कोई बात नहीं, अभी के लिए बस इतना रख लो कि म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ठीक है? ठीक है ना गाइस? दूसरी बात, यहाँ पे कि रे अपने पाथ से कितना विचलित हुई, जितना विचलित होती है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे कितनी विचलित हुई तुम बताओ, क्या तुम बता सकते हो? रे को किधर जाना था, रे का ओरिजिनल पाथ ही था, लेकिन रे किधर जा रही है? इधर जा रही है, तो ये जो एंगल इतने एंगल से रे क्या हुई है? विचलित हुई है। तो 90 कैसे? ये पूरा 180 है और ये आई है और ये आर है, तो डेल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 180 माइनस आई प्लस आर, हाँ है ना? देखो यहाँ, अबे गधों देखो, यही एंगल हमें निकालना है, और पूरा क्या है? 180, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो बस इतना वाला एंगल घटा दो, हाँ है ना? कितने लोग कह रहे हैं भाई? रूपाली बताओ, डायलेक्टर्स जी बताइए। Yes, sir. तो डेल इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस आई प्लस आर, इसको क्या कहते हैं? डेविएशन। क्यों भाई शुभेन बानो, इसरत जहां? यस सर। डेविएशन यही होगा ना? अच्छा, अब मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे डेविएशन पूछूं, तो तुम क्या बोलोगे कि आई एंगल से आ रही थी, आई एंगल से आ रही थी, इसको जाना किधर था? इसका ओरिजिनल पाथ किधर था? इधर था। अरे इसका ओरिजिनल पाथ इधर था ना, इधर था। लेकिन इधर मुड़ गई है, तो कितना अपने पाथ से कितना विचलित हुई, अपने मार्ग से कितना विचलित हो गई? इतना विचलित हो गई। अब ये कैसे निकालेंगे? ये निकालना बड़ी सिंपल है, टोटल एंगल ए आई है तो टोटल एंगल आई होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये टोटल एंगल आई होना चाहिए ना? Yes, sir. तो आई इज इक्वल टू कितना है? इस एंगल को तुम डेल कह रहे हो और इसको आर कह रहे हो, तो आर प्लस डेल, तो डेल की वैल्यू क्या आ गई? आई माइनस आर, हाँ या ना? Minus I. अच्छा, डेल जब सिखाया था तो एक चीज बहुत ध्यान से सिखाया था, डेल 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 को किसके साथ लिखते हैं? डेल हमेशा कैसे लिखते हैं? साइन के साथ लिखते हैं। अरे साइन के साथ लिखते हैं ना?
नहीं तो जब 2-3 बार होगा, जब 2-3 बार डेविएशन होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे कल सिखाया था ना कि डेल को हमेशा साइन के साथ लिखना है। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? यहाँ पे क्लॉकवाइज है। अगर तुम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लोगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज को निगेटिव लोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, डेल पे क्वेश्चन बनते हैं भाई, घबराना नहीं। हाँ है ना? नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं सर। क्लियर है ना यहाँ तक भाई? यहाँ तक यही चीज तो कल सिखाया था ना। यहाँ तक का पूरा फंडा क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? कोई भी ऐसा बच्चा हो, अभी देखो बहुत बेसिक चल रहा है, अगर कोई भी ऐसा अभी बच्चा हो जिसे क्लियर ना हो, प्लीज जल्दी से बताओ मुझे, मैं क्लियर करा दूंगा भाई। कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलो रिफ्रैक्शन पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन वाली बात, कोई ऐसा है जिसे अब तक क्लियर नहीं है, कुछ भी डाउट है थोड़ा सा भी, मतलब मन में थोड़ा सा भी हो, किस तरह बता दीजिए। हाँ ये वाला अभी मत पूछना कि सर साइन ही क्यों लेते हैं, इसको हम देखेंगे आगे, एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस। हाँ मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा। पहले मैं एक बार पहले रिफ्रैक्शन वाली बात तो कर लूँ पूरी, ठीक है? अब ध्यान से एक बार और सुनना, ध्यान से और सुनना। मान लो ये मीडियम M1 है, क्यों गाइस मैं कुछ वो पढ़ा रहा क्या, उल्लू उलूल जुलूल सा पढ़ा रहा क्या? तुम लोग बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मैं एक्चुअली कल एक, मतलब ये जो कल सीखे वो देखो, मैं 15 मिनट में तुम्हें रिकॉल कराता हूँ और सारा कुछ तुम्हें रिकॉल हो जाएगा। मान लो एंगल क्या है, I है, और एंगल क्या है, R है। मान लो ये मीडियम M1 है, मीडियम M2 है। क्लियर है ना? अब तुम्हें पता है रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, हाँ है ना? मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मीडियम चेंज होने का मतलब बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। क्या होगा? पहला तो वेलोसिटी चेंज होगी, दूसरा क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, तीसरा क्या चेंज होगा, कलर, चौथा क्या चेंज होगा, नहीं फ्रीक्वेंसी होगा ना जी? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। हाँ नहीं सर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, और जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है तो कलर भी चेंज नहीं होगा, हाँ या ना? कलर भी चेंज नहीं होगा। ठीक, ये बहुत बढ़िया बात। अब जब वेलोसिटी चेंज होगा तो कैसे पता चलेगा कि कितना वेलोसिटी हुआ? तो मान लो मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी v1 थी, मीडियम 2 में लाइट की वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। तो मैंने कल एक ही बात बोला था कि याद क्या रखना है, जिधर का वेलोसिटी उधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो μ1 v1 बराबर μ2 v2, खत्म। अब अगर इधर का लेमडा चेंज हो, मान लो इधर का लेमडा 1 हो और दूसरे मीडियम में लेमडा 2 हो जाए, तो क्या लिखोगे, इधर का μ1 इंटू लेमडा 1 बराबर इधर का म्यू इंटू लेमडा 2, हाँ है ना? यही होगा ना जी गाइज? यहां से एक चीज तुम देख सकते हो, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और यहाँ पे भी देख सकते हो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, हाँ है ना? मतलब जहां म्यू ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, जो ज्यादा घना होगा उसमें वेलोसिटी कम होगी। हाँ भाई, हाँ सर अभी स्टार्ट हुआ है। कल का ये भी चल रहा है, अभी तो कल का ही चल रहा है। जहां म्यू ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम, जहां म्यू कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां म्यू ज्यादा वहां लेमडा कम, और जहां म्यू कम वहां लेमडा ज्यादा। और तुम्हें पता है एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, SC/λ, पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है? यस सर। जिसका लेमडा ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसका लेमडा ज्यादा उसकी एनर्जी कम, हाँ या ना? यस। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया जिसका लेमडा ज्यादा उसकी एनर्जी कम? जैसे अगर मैं बोलूं दो लाइट है, एकदम ध्यान से सुनना, 2 लाइट है, एक लाइट का जो कलर है वायलेट है, और एक जो लाइट है उसका कलर रेड है। बताओ भैया कौन सी कलर ज्यादा एनर्जी वाली है, कौन सी लाइट ज्यादा एनर्जी वाली है? मान लो एक फ्लेम जल रहा है, एक वायलेट जल रहा है, मान लो आग लगाते हो तो जलता है ना, एक लाल रंग का जल रहा है और एक वायलेट रंग का जल रहा है, कौन ज्यादा एनर्जी वाला है? वायलेट सर।
कितने लोग वायलेट Violet, कितने लोग वायलेट को सपोर्ट करते हैं? पहले वायलेट वाले हाथ उठाएं, वायलेट वाले हाथ उठाएं, वायलेट के सपोर्टर हाथ उठाएं, ठीक है? 2 3 4 5 6 आतिफ, दुलाल, डायलेक्टर्स, एहतसाम, बिलाल, रूपाली, इशरत, ये लोग सारे लोग वायलेट के सपोर्टर हैं। अच्छा और भी हैं, जोया, मुस्तफीक, ये सारे लोग वायलेट के सपोर्टर हैं, ठीक है गाइस? दीज गाइज आर वायलेट के सपोर्टर। और बाकी लोग किसके सपोर्टर हैं भाई? रेड वाले। अब ये लोग हाथ नीचे कर लें, वायलेट के सपोर्टर हाथ नीचे कर लें, जल्दी फटाफट हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। आतिफ, हाँ। अब भाई रेड वाले जरा हाथ उठाओ, रेड लाल रंग वाले, रमन, फैज, और आदिल, ओके, और कोई? अच्छा भाई, जस्टिफाई कर सकते हो किस लॉजिक पे हमने कहा कि जो रेड होगा वो ज्यादा एनर्जी वाला होगा? एक बात बताओ, कैन यू गिव मी लॉजिक सम? दिलकश, सर आपने कल जैसे बोला था कि रेड कलर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, बट तो वहाँ हमने देखा कब बोला था? proportional हमने बोला था कि विजिबल रेंज में, जो विजिबल रेंज है जो हमको दिखाई देता है, विजिबल रेंज में उसका 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक आता है ना? और 4000 वायलेट से शुरुआत होती है और रेड पे जाके खत्म होता है लगभग। तो भाई किसका वेवलेंथ ज्यादा है बताओ? सर रेड का रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब रेड का क्या होगा? एनर्जी कम होगा। एनर्जी कम होगा, सिंपल सा बात है। Treatment. अच्छा तुम कभी ये इस चीज को महसूस करना, एक चीज को महसूस करना, कभी तुम ये देखे होगे जब जहाँ वेल्डिंग वगैरह होता है, उनका जो जलता है ना फ्लेम, अरे जो आग टाइप का नहीं जलता है वेल्डिंग में, देखना वो रेड कम वायलेट ज्यादा रहता है, थोड़ा नीला बैगनी टाइप का ज्यादा रहता है, हाँ या ना? और हम जो नॉर्मल आग लगाते हैं ना, ये रेड रहता है। तो इसके पास ना उतनी एनर्जी नहीं होती है कि लोहे को पिघला दे, उसके पास बहुत एनर्जी होती है कि वो लोहे को पिघला देता है, हाँ या ना? नहीं सर नहीं, रेड वाला पिघला देता है। कौन सा वाला? हेलो हाँ, सर, रेड वाला पिघला देता है। अरे नहीं, वो जो अरे वेल्डिंग वायलेट वगैरह, वाला। वायलेट वाले में बहुत एनर्जी होती है, क्योंकि उसके पास कितना है, उसके पास लेमडा कम है ना, उसकी लेमडा कम है, लेमडा कम मतलब एनर्जी ज्यादा। यहाँ से देखो, इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, हाँ या ना? तो यहाँ से पूरा कल का तुम्हें सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि कल हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था। आई थिंक तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा, अब तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। एनर्जी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, सी वाई लैम्डा। ठीक है? तो न्यू जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका लेमडा कम, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मॉडर्न में एकदम बढ़िया से मैं इस बात को पढ़ाऊंगा, तो टेंशन ना लो। जब वेव नेचर पढ़ेंगे ना, लाइट का वेव नेचर, अभी तो पार्टिकल नेचर पढ़ रहा है ना, अभी तो पार्टिकल नेचर पढ़ रहा है, टेंशन ना लो, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक जो कल बातें हुई थी सबके दिमाग में पूरा फिट हो गया ना भाई? यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अगर ये नहीं आया तो दिक्कत होगी आगे, ठीक है? अब चलो, अब मैं बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है? कितने लोग क्लास में हैं? अच्छा वो नहीं है क्या अपना, क्या नाम है, अभी आया तो था यार, अरे क्या क्या नाम है उसका, बताओ भाई, दुलाल, अभी आया था ना वो, कहाँ गया वो? हाँ मस्तान, अभी आया था, कहाँ गया है तो सर, मस्तान? है बीच में। हेलो मस्तान, कहाँ हो भाई? नहीं है, सर यहाँ है ना, आई थिंक नहीं इस है। साइड में है, इस साइड में अच्छा नहीं बोल है नहीं सर। रहा आप तो, देखिए अरे गोपाल वास्ती का बगल में, हो गोपाल वास्ती का अच्छा बगल में। ठीक है, ठीक हो सकता है कि बोल नहीं रहा हो, शर्मा रहा हो बेचारा। मेरे बगल में था भाई। मेरे बगल में हाँ कोई बात नहीं, कोई ऑनलाइन ऑनलाइन में यही है यार, बच्चे माइक ऑफ कर लेते हैं, मजा लेना नहीं बनता है ना। चलो, अब बार बार मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव हाँ इंडेक्स। सर बोलिए ना। अरे भाई साहब देखो आगे आए हो भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी अभी बोलूंगा, अभी तुम्हारा काम पड़ेगा मस्तान, मस्तान ठीक है, अभी तुम्हारा काम पड़ेगा, अभी तुम्हें बुलाया जाएगा, ठीक है? एक तो सर पी रहा था सस्ता वाला से। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
बार बार मैं कह रहा हूँ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती कौन सी चीज़ है ना, किस खेत की मूली। चलो हम लोग ये देखते हैं। एक्चुअली मामला ये हुआ ना, मामला ये हुआ कि जब अलग अलग मीडियम में वेव को भेजा गया, वेव मतलब सनलाइट को भेजा गया, किसी तरीके की लाइट वेव को भेजा गया, तो देखा गया कि अलग अलग मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द कैरेक्टरिस्टिक विच डिसाइड्स स्पीड ऑफ लाइट इन इट। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम का एक कैरेक्टर स्केच है जो इस बात को डिसाइड करता है कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। समझ रहे हो? जैसे म्यू ही डिसाइड करता है, जैसे वाटर का म्यू ये डिसाइड करेगा कि वाटर में लाइट की स्पीड क्या होगी, कांच का म्यू ये डिसाइड करेगा कि कांच में लाइट की स्पीड क्या होगी, डायमंड का म्यू ये डिसाइड करेगा कि डायमंड में क्या होगी स्पीड। समझ में आ रहा है? हाँ है ना। ये म्यू क्या है? म्यू जो है ना, जैसे नाम एक ना प्रॉपर्टी है जो इस मीडियम में वेलोसिटी को डिसाइड करता है, वेव के वेलोसिटी को, लाइट के वेलोसिटी को डिसाइड करता है म्यू। ऐसा समझो। अब हर मीडियम की प्रॉपर्टी अपनी अलग होगी ना, हर मीडियम के लिए म्यू अलग होगा। हाँ, ऐसा देखा गया है कि जो ज़्यादा घना है उसका म्यू ज़्यादा है, जो कम घना है उसका म्यू कम। जैसे एयर कहाँ बहुत कम है, गैस तो बहुत दूर दूर गैस के पार्टिकल होते हैं, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या है, कम है। नहीं समझ में आ रहा है? कम है। और जैसे फॉर एग्जांपल कांच एक गैस से ज़्यादा है, तो इसके लिए वहाँ पे म्यू की वैल्यू ज़्यादा है। और वाटर कांच से कम है, तो और एयर से ज़्यादा घना है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या होगा, म्यू की वैल्यू क्या होगी, एयर से ज़्यादा होगी और कांच से कम होगी। अब जैसे एयर पे हम एयर का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रखा है 1 होगा, म्यू एयर इज इक्वल टू हमने मान रखा है 1 होगा, ठीक है, ये हमने मान रखा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के तुम्हें देखने को मिलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जनरली तुम्हें 2 टाइप को देखने को मिलेंगे। पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब ना एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। जैसे मैं कहूँ ना कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर मैं कह रहा हूं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या वाटर ले लो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो दिस इज एब्सोल्यूट। और अगर मैं तुमसे कहूं ना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिलेटिव हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। रिलेटिव क्या होता है भाई? किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 म्यू 2, इसका मतलब है लिखने का एक तरीका है। जैसे मान लो मीडियम 1 है, मान लो दिस इज मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, दिस इज मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। अब मैं तुमसे कहूं कि म्यू 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कितना होगा, तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसको एक लाइन में लिखने का तरीका है म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 म्यू 2। समझ में आ रहा है? ये लिखने का बस तरीका है, ये लिखने का बस तरीका है, हाँ या ना। अभी इसको दूसरे भाषा में तुम पता है क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। क्योंकि वेलोसिटी को ही तो डिफाइन करने के लिए तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लाया था। अरे वेलोसिटी का ही पता लगाने के लिए तो तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया था, हाँ या ना। कितने लोग कंफ्यूज हो गए? हाथ उठाए जितने लोग कंफ्यूज हो गए। आतिफ क्या कंफ्यूजन है भाई? फैज क्या कंफ्यूजन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर? सर मुझे रिलेटिव वाला समझ नहीं आया। नहीं, रिलेटिव वाला देखो क्या है। जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, ये है मस्तान भाई, ये है मस्तान का घर, ठीक है, ये है मस्तान का घर, मान लो ये मस्तान का घर है, और ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। और मान लो ये तुम्हारा आतिफ का घर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कहीं मेरा घर है आलीशान सा, है ना, ठीक है। अपना घर बड़ा ले रहे हैं। हो भी सकता है। अब मान लो मेरा आलीशान सा घर है और मैं ना अकेले रहना पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं अकेले रहना पसंद कर रहा हूँ।
मान लो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, कुछ भी मान लो, म्यू मान लो, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि मैं अगर कह रहा हूँ एब्सोल्यूट, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, मान लो मैं म्यू मान लेता हूँ या मान लो कि म्यू ए मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट मान रहा हूँ, ठीक है, मुझे किसी के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, एब्सोल्यूट ओरिजिनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। तो मेरा ओरिजिनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू ए ही है, हाँ है ना। तुम्हारा ओरिजिनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और मस्तान का म्यू टू है। लेकिन अब ना मैं ओरिजिनल नहीं देखना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ ना कि भाई साहब मैं मस्तान का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहता हूँ आतिफ के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोलूंगा मस्तान का रिफ्रैक्ट, किसी ने बोला कि भाई मस्तान का घर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ आतिफ के रिस्पेक्ट में, तो वो बोलेगा कि मस्तान का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन आतिफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया, सॉरी मस्तान का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन आतिफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आतिफ विद रिस्पेक्ट टू मस्तान। अब अगर मुझसे कोई बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मान लो मस्तान विथ रिस्पेक्ट टू म्यू है, तो मैं क्या बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मस्तान विथ रिस्पेक्ट टू म्यू है। समझ में आ रहा है? और इसको एक लाइन में कैसे लिखूंगा, वन म्यू टू, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ए रिलेटिव रिस्पेक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं दूसरे के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। मान लो मस्तान से तुम्हारी लड़ाई होगी तो तुम्हें देखोगे ना कि किसके पास कितने तोप हैं, किसके पास कितने गन हैं, हथियार है कि नहीं। जब भी पाकिस्तान से युद्ध होने वाला होता है तो न्यूज वाले क्या दिखाते हैं, ऐसे ऐसे देखो 15th अगस्त को क्या दिखाएंगे कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये, हमारा ओरिजिनल दिखाएंगे ना, हमारा सब कुछ ओरिजिनल दिखाएंगे ना कि हमारे पास ये वो है? लेकिन अगर कभी लड़ाई होने वाला होता है तो लड़ाई होने वाला है तो क्या दिखाते हैं कि चीन के पास 5 टैंक, भारत के पास 8 टैंक, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। समझ रहे हो ना? हो गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में मान लो दिया गया है, मान लो दिस इज वाटर, अब मान लो ये वाटर वाला मीडियम था, मीडियम जो 2 था ये वाटर का मीडियम था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/4, ठीक है, 4/3, और ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था कांच का, उसका है 3/2। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ ए है कांच, ए है ग्लास और दिस इज वाटर, मैं कह रहा हूँ कि जी म्यू डब्ल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे, कैसे लिखोगे कि म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी, ऐसे ही लिखने का तरीका होगा ना। तो म्यू डब्ल्यू कितना होगा 3/2, अपन म्यू जी कितना होगा 4/3, तो ये कितना हो गया 9/8। यस। या फिर मैं दूसरे भाषा में बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या बोलोगे, तो भी यही बोलोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है तो म्यू जी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो म्यू वाटर, यही बोलोगे ना। हाँ या ना में जवाब दो। यस। एक मिनट। सर देखो गाइज प्लीज अपने क्लास में कोई शर्माना नहीं, ठीक है। सर हाँ आपको नहीं लगता कि आपने वो जो 9/8 लिखा है वो रिवर्स होना चाहिए? क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का लिखा है 4/3 वाटर का आपने लिखा है 4/3, और अच्छा। आपने उसका अरे तो जब ठीक वो है यार, रिस्पेक्ट लिखा है कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो सकता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या था, अच्छा सॉरी 4/3 है, आपने ऊपर तो नीचे लिखा है। अरे तो ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। और ये क्या है 3/2 है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। और वैसे भी ठीक बात है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाला जा रहा है ना, तो कम ही आएगा क्योंकि ग्लास ज़्यादा डेंसर है ना। मान लो इन दोनों में लड़ाई होगा तो ताकतवर कौन है, ग्लास है, वाटर कम डेंसर है ना जी, तो एक से कम आना चाहिए, एक से कम आना भी चाहिए और आ भी रहा है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मामला, सब कुछ क्लियर, बोलो गाइज, बढ़िया बात है कि नहीं है। चलो अब हम लोग कल के क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो।
ये किसको किसको डाउट था? किसको किसको डाउट था? क्या पूछा गया था गाइस इसमें? किसका क्या पूछा गया था बताओ भाई, क्या पूछा गया था? अरे मैं भूल गया हूँ, बताओ। A ray of light is incident at a glass water interface at angle I. It emerges finally parallel to water. ठीक है। और देन क्या पूछा गया था? आर पूछा गया था सर। आर पूछा गया था, हाँ। तो आर कैसे निकालोगे? बोलोगे भैया एक बार यहाँ पे क्या करवाइए ना, एक बार एक काम करिए, आर तो डायरेक्ट निकल जाएगा यार। आओ दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं आर कैसे निकल जाएगा। आर पूछा गया था ना, तो ये तो है एयर, बाहर का क्या है? एयर। अरे बाहर का क्या है? एयर। देखो ए ग्लास वाटर एयर, है ना? हाँ है ना? तो इस पॉइंट पे तुम क्या लगाओ? स्नेल्स लॉ लगाओ। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या बोलोगे? इधर का म्यू इंटू इधर का साइन, तो इधर का म्यू क्या है? 4/3 इंटू इधर का साइन आर बराबर इधर का म्यू, तो बाहर का म्यू क्या होता है? 1 इंटू साइन। इधर एंगल कितना है? 90 है कि नहीं है? कितने लोग को 90 दिख रहा है? अरे कितने लोग को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 दिख रहा है? देखो 90 नहीं है। यस सर, दिख रहा है दिख रहा है। तो क्या हुआ? साइन आर इक्वल टू क्या हो रहा है? 3/4। लेकिन मुझे नहीं लगता आर पूछा गया होगा। ये यहाँ ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा गया होगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे म्यू जी पूछा था भाई, म्यू जी पूछा है भाई। ठीक है तो आर निकल, अरे सुनो सुनो, आर निकल गया ना, साइन आर निकल गया ना, तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे एक बार फिर से निकाल दो, क्योंकि हमको म्यूजी निकालना है। तो यहाँ पे एक बार फिर से क्या लगाओ? क्या लगाओगे यहाँ पे? स्नेल्स लॉ लगाओ इस सरफेस के लिए। तो इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ क्या होगा? जिधर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, तो म्यू जी इंटू साइन आई बराबर इधर के लिए म्यू वाटर इंटू साइन आर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो तो प्लीज़ बताओ। म्यू जी इंटू साइन आई बराबर म्यू वाटर कितना है? 4/3 और साइन आर की वैल्यू कितनी समझ है? नहीं आ रहा सर, रे आया कहाँ से? हम अरे रे यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, रे यहाँ से गया है, ये कट गया। खत्म। तो म्यूजी इक्वल टू क्या आ रहा है? 1/sin आई। 1/sin। कितने लोग समझे हैं यही भाई? जिनको नहीं समझ में आया प्लीज हाथ उठाएं, जिनको समझ में नहीं आया पहले हाथ उठाएं, फिर से हाथ उठाओ सारे लोग। भाई ये बच्चे भाग गए, 15 बच्चे हैं क्लास में, बाकी बच्चे कहाँ भाग गए भाई? कौन कौन भागा है नाम बताना जरा एक बार। 2 भाग गया सर, 2। कौन कौन भागा है नाम बताओ। इशरत है, सृष्टि तुम क्लास में आ रही हो क्या? दुलाल है, जोया है, मुस्तफीक है। नए बच्चों में बताओ, नए बच्चों में कौन कौन भागा है? गोपाल भाग गया ना? जी भाई। हेलो एहतिसाम, फैज, बिलाल, इन नए बच्चों में कौन भागा है जी? कोई तो भागा है नए बच्चे में कोई? नया बच्चा तो लगभग सब है। नया बच्चा पुराने में। रुको पहले इन सब का एक सर्वे लेता हूँ, जो जो भाग गया उसको भगा ही देता हूँ क्लास से। चलो ये चीज समझ में आया ना? म्यूजी इक्वल टू 1/sin आई। अरे हेलो। हाँ भाई। हेलो सर। हाँ सर हमको समझा ही नहीं सर, रे आई कहाँ से? हमने क्या अच्छा निकाला? देखो क्या निकाला। तुम होमवर्क तो करके आते नहीं हो कभी हैं? ये होमवर्क का क्वेश्चन था, तुमने एक बार देखा भी नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। देखो सुनो, रे यहाँ से गई है, घूमने गया हुआ था। सुनो रे यहाँ से गई है, फिर उसके बाद क्या हुआ है? इसका इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो वाटर में गई है, और फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है तो यहाँ से 90 डिग्री पे निकल गई है। समझ में आ रहा है? तुमसे पूछ रहा है कि म्यू ऑफ ग्लास कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? बोलोगे कि बहुत सिंपल है, दोनों सरफेसेस पे क्या लगा दूं मैं? स्नेल्स लॉ लगा दूं। इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा, जैसा कि मैंने लगाया, आर मिल गया मुझे, साइन आर की वैल्यू मिल गई। फिर एक बार इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाया। सर हमने तो पहले वाटर और ग्लास के बीच में लगाया क्या? हमने पहले वाटर और एयर के बीच में लगाया, क्योंकि आर मिल जाए। तुम किसी के भी बीच में लगा सकते हो, यू आर फ्री। फाइनली आंसर तुम्हें वही मिलेगा। हाँ सर अगर वो
बाहर किसी और एंगल पे निकलता फिर कैसे आप फाइंड करते? अरे तो एंगल तो देता ना वो, भाई साहब एंगल तो देता ना। सर एंगल गिवन नहीं होता फिर? एंगल कैसे की नहीं होगा यार, एंगल नहीं देगा तो हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे यार, डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा ना फिर। अच्छा, वही डाउट था सर। नहीं डाटा तो इस वक्त में इनसफिशिएंट हो मुझे वो जाएगा। दिख नहीं रहा था 90। अच्छा नहीं 90 बोला हुआ है देखो, इमर्ज पैरेलल टू द सरफेस, इसको ग्रेजिंग इमरजेंस का भी केस बोलते हैं। ग्रेजिंग इमरजेंस भी बोलता है तो मतलब सरफेस को टच करते हुए निकल रहा है जस्ट, मतलब 90 पे निकल रहा है परपेंडिकुलर से। तो ये गाइस ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब मैं तुमको इसका ट्रिक बताता हूँ, लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम नहीं आएगी, ठीक है? समझ रहे हो ना? मैं ट्रिक बताऊं कि ना बताऊं? बता दीजिए सर, जरूरत पड़ेगी। देखो ये हमेशा काम नहीं आएगा, ये हमेशा काम नहीं आएगा। तुम मान लो ये पूरा एक ही है, मान लो तुम ये पूरा एक ही है, और इस सरफेस से तुम्हारी रे गई है और उस सरफेस से रे निकली है, इसको इस पे चिपका दो तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ये आई, दिस इज आई, और ये तुम्हारा निकल गया 90 पे, ख़त्म। और इसका रिफ्लेक्ट, एक ग्लास था इधर और इधर एयर था, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का म्यूजी है और इधर इसका एयर है। करो इसको, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो बस, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ इस सरफेस के लिए, तो बोलोगे कि इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये मेथड 2 है, साइन आई इंटू म्यू जी बराबर म्यू एयर इंटू साइन 90। अब म्यू एयर 1 होता है, साइन 90 भी 1 होता है, तो म्यू जी की वैल्यू क्या आ गई? 1/sin आई, आंसर। तो 2 बार लगाने की जरूरत तो नहीं एक है। लाइन में हो गया। हाँ 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हुआ? म्यू एक आया नहीं जी, म्यू एयर की वैल्यू 1 होती है यार। समझ गए सर, समझ आ गई। कौन कंफ्यूज हो गया? कौन आ कंफ्यूज गया हो भाई, गया? क्लियर है। सर वीडियो रुक गई है। अच्छा अब चल रही है वीडियो मेरी? वीडियो नहीं, आपका नेट रुक गया है। यस अरे नेट कैसे रुक सकता है यार, मैं वाईफाई का यूज करता हूँ यार। अच्छा, अभी क्लियर है सर। भाई तुम लोग के लिए, आपका नहीं सर, आपका नहीं। अच्छा तुम लोग के लिए वाईफाई लगवा रखा है यार। चलो क्लियर है ना गाइस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, पता है क्यों कर रहा हूँ? अब नहीं, अब ये ऐसा जब लगाना ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना है ना, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। पता है किस चीज़ की? कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीच में TIR हो जाता है, क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो ना रे उधर जाती निकलती ही नहीं है, रे निकलती ही नहीं है ना, बीच में से ही मुड़ जाती है, और हम लगा देते हैं यहाँ पहला और लास्ट वाले सरफेस को पकड़ के स्नेल्स लॉ लगा देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो ध्यान रखना कि बीच में कहीं TIR ना हो रहा हो। अबे कैसे पता चलेगा TIR ना हो रहा है? ये मैं तुम्हें अभी आगे TIR जब पढ़ाऊंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि TIR कैसे पकड़ते हैं। फिक्स है कि नहीं गाइस? चलो एक सर क्वेश्चन, ये ट्रिक सिर्फ ग्रेजिंग इमरजेंसी में लगेगी या हर जगह लग लगेगी, सकती हर है जगह अगर लगेगी, बस TIR ना हो TIR ना हो, हर जगह लगेगी, बस TIR ना हो। तो? ओके सर, ओके सर। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ना यार, फाइनली तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या तुम्हें पता है, कि यहाँ पे जो साइन लगाओगे, यहाँ पे जो चीज़ आएगी वही चीज़ यहाँ पे आएगी। देखो इसका इसका लिखो और इसका इसका लिखो और दोनों का भाग दे दोगे तो ये वाली चीज़, और ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है ना यार, अरे सेम है यार। तो ये वाली जब भाग दोगे ना तो ये वाली चीज़ ये वाली कट जाती है, बस इसका और इसका रेशियो आता है बराबर, इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। तुम करके देखना, यहाँ पे भी तो कट ही गया था ना यार, देखो कट ही गया था। मैं करके दिखाऊं एक बार? दिखा दो सर। चलो इसको मिटा दूं या अगले पेज पे कर लें? आओ अगले पेज पे कर लेते हैं। अगले पेज पे कर लेंगे। अच्छा शहजान नहीं आया ना आज क्लास में? अवैध भी नहीं है। बैद भी नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं बच्चे? पता नहीं ये ऐसा काम क्यों करते हैं यार, कि इंसान का मन ही दुखी हो जाए इन सबसे। भाई अगर आदमी पढ़ा रहा है तो कम से कम यार पढ़ लो चैन से, शांति से। चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। इसके लिए क्वेश्चन लिखो, इसके लिए क्वेश्चन लिखोगे तो लिखोगे म्यू डब्ल्यू इंटू, इसको मान लो ये क्या है, कुछ हुई है
कुछ भी है, क्या मान लूँ, 90 मान लेता हूँ चलो। हाँ साइन आई, देखो म्यू डब्ल्यू इंटू इधर का एंगल साइन आर। मैं छोटा लिख रहा हूँ ना, बड़ा लिखूँ क्या? आई थिंक छोटा लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं बड़ा लिखता हूँ। म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इधर का म्यू एयर इंटू साइन 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हाँ या ना बोलो। फिर इधर लगाओ, इधर लगाओ तो क्या बोलोगे, इधर का म्यू इंटू इधर का एंगल, तो म्यू डब्ल्यू इंटू एंगल सेम है साइन आर इजकल टू, यहाँ पे लगाओ म्यू, ये क्या है, ये इधर इधर क्या था, ग्लास था, म्यू ग्लास इंटू साइन आई। जरा भाग देना इन दोनों को, तो ये चीज़ और ये चीज़ कट गया ना। फाइनली क्या आया, म्यू ग्लास इंटू साइन आई बराबर म्यू एयर इंटू साइन 90। देखो तो तुम्हें ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि अरे सर ये तो आप पहले और लास्ट वाले सरफेस के बीच लगा रहे हो। देखो इधर का म्यू इंटू इधर का आई, इधर का म्यू इंटू इधर का आई बराबर बाहर वाले का म्यू इंटू बाहर वाले का आर। तुम्हें नहीं लग रहा है कि सर ये तो आप लास्ट वाले में लगा रहे हो, लास्ट वाले का लगा रहे हो, पहले और लास्ट सरफेस में लगा रहे हो आप? ऐसा लग नहीं रहा है कि स्नेल्स लॉ फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस में लगाया गया है, हाँ या ना? अब इसका पता है, इसका नाम बहुत बहुत बढ़िया यूज, ऐसे एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, वहाँ देखने को मिला था। पता है उन्होंने एक बड़ी कन्फ्यूजन करी थी। देखो मैं बता रहा हूँ क्या कन्फ्यूजन किया था। उन्होंने बोला था, खूब स्लैब रखा उन लोगों ने, दिस इज स्लैब नंबर 1, पांच टे स्लैब रख दिया, बोल दिया कि भैया इसका 1 है, दिस इज 2 है, दिस इज 3 है, दिस इज 4 है, दिस इज 5 है। अब बोला उन्होंने ना कि भैया एक बात बताओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबका, 1 2 3 4 5, ये सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि मान लीजिए ये यहाँ से कहाँ से आए, 60 से आए, तो यहाँ पे यहाँ से जब निकलेगी ना ये वाला एंगल, यहाँ से निकल रही होगी ना, अरे निकल रही होगी ना यहाँ से, तो यहाँ पे पूछा था कि भाई बताइए I5 क्या होगा, यहाँ पे एंगल क्या होगा, और फाइनली निकलते टाइम एंगल क्या होगा। इन्होंने 2 चीज़ पूछा था। मान लो ये थीटा फाइनल है और ये 5th वाले पे एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा था। तो अब भाई साहब ना यहाँ पे लोचा ये हो जाता कि यार 5 बार हर सरफेस पे या तो तुम लगाओ, हाँ या ना, अरे बोलो यार, या तो तुम हर सरफेस पे लगाओ या फिर तो ट्रिक अप्लाई करो। तो ये 2 कंडीशन थी, ठीक है। अब ये 2 कंडीशन ये था कि ट्रिक में भी लोचा है, TIR नहीं होना चाहिए, हाँ ना। अब TIR यहाँ नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो रे हर जगह यहाँ से यहाँ आई तो कहाँ पे आई, सेमी मीडियम था, एयर था, इसका भी 1 था और इसका भी 1 था, तो कोई चेंज ही नहीं होगा। यहाँ से यहाँ आई तो रेयरर से डेंसर में गई, तो कभी भी TIR रेयरर से डेंसर में नहीं होता है, डेंसर टू रेयरर में होता है। जब भी रे डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो TIR होता है, अदरवाइज नहीं होता। अभी मैं आगे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो ये हर जगह रे ना रेयरर से डेंसर में जा रही है तो TIR नहीं होगा। तो इस बात पे हम क्या हो गए, कन्फर्म हो गए। तो हम क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। तो तुमने पूछा, क्या पूछा, बोलो भाई क्या पूछा, बोलोगे भाई? यस सर, एंगल तुमने पूछा ये वाला 5वें वाले का एंगल बताइए, तो मैंने बोला कि भैया इस वाले सरफेस को और इस वाले सरफेस को चिपकाओ और TI और क्या लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ। तो इधर का क्या होगा, म्यू इधर का 1 है और इधर का एंगल साइन 60 है बराबर, इधर का म्यू क्या है 5 है और इधर का एंगल क्या होगा, मान लो साइन I5 है। साइन I5 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, कितनी आई, 1/4 √3/2, तो √3/10 आई, हाँ है ना। आंसर डायरेक्ट लग गया कि नहीं लग गया? अब कई लोग देख के ना इसको घबरा जाएंगे कि अरे यार इतना ज़्यादा स्लैब लगाया, कितनी बार लगाया, हाँ या ना? अब फिर यहाँ और यहाँ के बारे में पूछ रहा है, तो तुम्हें पता है एयर से गई है और एयर में निकली है तो एंगल सेम होगा,
एंगल सेम होगा, ये तुम्हें पता Same है। होगा, हाँ। लेकिन मान लो तुम्हें नहीं पता है तो बोलो कोई बात नहीं सर, हम इस सरफेस और इस सरफेस के बीच TIR लगाते हैं, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इधर का एंगल, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इधर का एंगल 60 साइन 60 बराबर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो भी एयर ही है तो वो भी 1 और इधर का मान लो थीटा है तो साइन थीटा आ गया ना, साइन थीटा बराबर साइन 60 तो थीटा बराबर 60। तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि एयर से गई है और एयर में निकली है तो सेम एंगल पे ही निकलेगी, हाँ या ना, यहाँ से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, बोलो भाई। यार जिसको जिसको ये बात नहीं समझ में आओ प्लीज़ हाथ उठाए, प्लीज़ राइज योर हैंड, अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ प्लीज़। कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसे नहीं समझ में आया हो, राइज। हाँ बताओ मस्तान, क्या नहीं समझ में आया? मस्तान, हे मस्तान, एक गजब आदमी हो यार। चलो कोई बात नहीं, मत पूछो। मजा करके बैठे यार। मैं नहीं सर मेरे। अबे क्या नहीं समझ में आया? इसमें क्या नहीं समझ में आया? स्नेल्स लगाना आता है ना, स्नेल्स वाला एक टूल है, उसको लगाना सीखो, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखो है। बताओ क्या नहीं समझ में आया? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सर वो क्या रहता है वो, और सर सबका हर Second, अरे हर स्लैब हमारा का सर लैम्बडा क्या है, और लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा क्या है? बताओ भाई लैम्बडा क्या है? लेमड़ा तो सुना है, लेमड़ा तो। अरे लैम्बडा वेवलेंथ है यार। एक मान लो लाइट एक क्या है, लाइट एक वेव है, तो वेव के पास वेवलेंथ होगी ना, तो उसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। ठीक है? अरे नहीं समझ में आया मस्तान भाई? यस यार तुम आजकल ज्यादा पढ़ सर रहे हो पूरा क्या? कट, सर पूरा कट गया था सर। अरे कैसे कट गया था? तुम यार शहर में रहते हो और तुम्हारा नेट फिर भी नहीं चल रहा है। तुम तो कभी फिर वीडियो जिस जब जो जो टाइमिंग कट जाए ना उसे नोट कर लिया करो कॉपी पे, उसको रिवर्स करके देख लिया करो। देखते हो? सर मैं पूरे वीडियो देखता हूँ ओह नाइस, दैट्स गुड। रिपीट करके। अच्छा फिर तो अच्छी बात है यार। तो बताओ क्या नहीं समझ आया, फिर मैं बता के आगे बढ़ूँ यार। अभी आप तक आज अभी एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया मैं अपने तरफ से। लैम्बडा है तरंग दैर्घ्य, क्या है? वेवलेंथ। वेव है तो वेव के पास वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, तो वेव की सर लैम्बडा, wavelength। सर वो जो रिलेशंस आपने कल एक्सप्लेन किए थे ना सर, वो फिर से कीजिए ना एक बार। अरे वो यार relations। 3 बार वो रिलेशन एक्सप्लेन कर चुका भाई, एक ही रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई बताओ? यही है ना यार, कहाँ गया वो रिलेशन सारा? सारे एक ही बार तो कर दिया। देखो μ1 v1 बराबर μ2 v2, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उधर का वेलोसिटी बराबर दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उधर की वेलोसिटी बरा। और दूसरा अगर लेमडा में रिलेशन देना हो तो जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का लेमडा और बराबर जिधर जिधर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना हो और उधर का लेमडा। बात खत्म। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ो, आओ चलो। एक क्वेश्चन, नेटवर्क बहुत दिस परेशान। एक मिनट रुक जाओ, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, और ये सबको आंसर देना है। जो आंसर नहीं देगा ना, मतलब अब क्या ही बताऊँ यार तुमको। भाई तुम लोग को AMU की कसम है, आंसर सही आना चाहिए, है ना? ठीक है, और मात्र 1 मिनट के अंदर आंसर लेके आना है, ठीक है? AMU की कसम है, ठीक है? किसकी कसम है गाइज? रंदो ये हमें क्या हो रहा है? 60 सेकंड भाई, सारे लोग आंसर देंगे, है ना? यार तुम लोग ये मत करवा, बंद ही मत करवा देना यार ये भी। A ray of light passes through 4 transparent media with refractive index mu1, mu2, mu3 and mu4 as shown in figure. The surfaces of all media are parallel. If the emergent ray CD is parallel to incident ray AB, जो CD है AB के parallel है, we must have which relation is correct? Which relation is correct here? पहला ही है, दूसरा ही है, तीसरा ही है, चौथा ही है। देखते हैं
वाह भाई साहब, 12 में से 11 लोग कसम देने के बावजूद भी कौन गलत करा है? इशरत जहां ने गलत करा, देवी आपने गलत कर दिया है। और भाई एहतशाम, फैज, दिलकश, मस्तान, शुहैन, मानो तुम लोग आंसर क्यों नहीं दिया यार? तो पोल ही नहीं आया। अरे भाई पोल ही नहीं आया। मुझे मस्तान का ये डायलॉग हमेशा याद रहेगा, पोल इंडिया। ओ भाई साहब। हाँ हाँ भाई इशरत जहां जी, क्या दिक्कत है आपको बताइए भाई, क्या तकलीफ है? सर उधर ध्यान नहीं, उधर हम देख रहे थे, अचानक सर कोई काम आ गया था ना सर। यार मतलब क्या ही माहौल है भाई, क्लियर है ना यार? ए बी क्या है? सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब साफ है कि ये जो मीडियम है वही मीडियम ए वाला है। अभी तुम देख रहे थे ना, यस सर। मीडियम सेम होगा तभी अब तो तो क्या पैरेलल, है? तभी तो जिस एंगल पे गई है उस एंगल पे निकल गई है। पैरेलल होने का यही मतलब ना कि 60 से घुसी थी तो 60 से निकल रही होगी। तो इसका मतलब म्यू1 और अब सर इसका म्यू1 और म्यू4 बराबर होना है क्योंकि मीडियम सेम है। तो म्यू1 मस्ट बी इक्वल टू म्यू4। हाँ या ना? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। यस सर। गुड, वेल डन। इशरत ऐसे मत किया करो है, गलत बात है। अब देखो यार, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें कर रहे थे, तो ये जो तुम देख रहे हो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की, मीडियम की प्रॉपर्टी है ना गाइस। यस सर। लेकिन पता है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली बात, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था काची। क्या नाम था गाइस? क्या नाम था? काची। काची। तो उन्होंने एक कॉची इक्वेशन दिया, ठीक है, कॉची रमन इक्वेशन दिया। उन्होंने ये बताया कि जो म्यू है दिस इज आल्सो डिपेंड्स ऑन लैम्डा, मतलब वेवलेंथ, वेव के वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। और कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा 4, और इनका कॉची रमन इक्वेशन है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि म्यू जो है ना प्रोपोर्शनल है 1 बाई लेमडा के। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, मतलब जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका म्यू क्या होगा? उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी? कम। कम होगी। तो किसका लेमडा ज्यादा होता है? रेड का या वायलेट रेड का? का सर। रेड का सर। रेड का ना, रेड का और लेमडा ज्यादा होता है, तो इसका मतलब म्यू रेड मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू वायलेट। न्यू वायलेट। सही बात है भाई? गलत बात है ना? yes, sir. अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना यार। रेड का लेमडा ज्यादा, रेड का लेमडा ज्यादा, तो इसका मतलब रेड के लिए म्यू की वैल्यू क्या? कम। जिसका लेमडा ज्यादा उसकी म्यू कम, तो रेड का म्यू कम, वायलेट का म्यू ज्यादा। हाँ या ना? अरे क्लियर नहीं है क्या? देखो यस सर। जिसका Yes, लेमडा, sir. अब तुम्हें Yes, एक तुम एक क्या कह रहे हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना हाँ सर, इनवर्सली इसीलिए। प्रोपोर्शनल है, हाँ इसीलिए। तो एक बात तो तुम्हें पता चल गई कि भाई साहब अगर एक ही रे में, तुम ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम, जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना ये तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान से सुनना, एक अगर कोई सरफेस था, क्या था भाई? क्या था बताओ? एक कोई सरफेस था, मान लो ये वाटर सरफेस हो सकता है, कांच का ही हो सकता है, जो भी हो। दिस इज मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज मीडियम सेकेंड, ये दो मीडियम थे अलग अलग। अब मैंने एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाली बात है, कई लोग इसको मानने से इनकार भी कर सकते हैं तुम लोगों में से, ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ पे एक सनलाइट आई, एक सन, दिस इज नॉट मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ पे इसके अंदर हर तरीके की किरणें हैं, हर तरीके मतलब हर रंग की किरणें हैं, ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। अब तुम बताओ क्या ये ऐसे जाएगा? क्या ऐसे जाएगा? दिस इज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, कैसे जाएगा? जानते हो कैसे जाएगा? मैं बताऊं? बताओ कैसे जाएगा? पता है यहाँ पे ना म्यू की वैल्यू बदल गई, इसके अंदर रेड वायलेट सब है, तो मान लो रेड वायलेट के लिए मैं म्यू भी लिख दे रहा हूँ, रेड के लिए म्यू आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो म्यू आर ज़्यादा होगा या म्यू वायलेट कम होगा? म्यू वायलेट ज़्यादा होगा। म्यू वायलेट भाई। म्यू वायलेट ज़्यादा होगा ना, तो जिसके लिए म्यू ज़्यादा होगा ना वो ज़्यादा झुकेगा,
और नॉर्मल की तरफ ज़्यादा झुकेगा। ये वाली जो रे होगी ना वो वायलेट कलर की रे होगी, और ये वाला ना थोड़ा सा कम झुकेगा। देखो दोनों के लिए पाथ अलग हो गया ना, और बीच में कहीं पीला ग्रीन हरा भी रहा होगा। मैं सिर्फ 2 का बाउंड्री दिखा रहा हूँ। क्या हुआ? अरे सर पूरा नेटवर्क कट गया था सर, आप जब रूल समझा रहे थे। दिस इज रेड। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई कि हाँ सर यहाँ तो म्यू ही अलग हो गया ना भाई? अरे अलग अलग रे के लिए, अलग अलग कलर के रे के लिए कॉची रैमन इक्वेशन के अकॉर्डिंग म्यू अलग हो गया। म्यू अलग हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग आएगा। कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं? प्रिज्म में भी यही होता है यार। प्रिज्म में कौन सा बड़ा तोप होता है? यही तो होता है। तो वाइल इसमें अगर इसमें क्वेश्चन आता है ना कि बताओ सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ अपने पाथ से, रेड या वायलेट? मैं सिर्फ रेड और वायलेट को इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि ये दोनों बाउंड्री पे आती हैं। ग्रीन से भी पूछ सकता है कि रेड या ग्रीन या रेड या येलो। तो बताओ रेड या वायलेट में से कौन ज्यादा अपने पाथ से डेविएट हुआ? वायलेट डेविएट हुआ। देखो ये ज्यादा डेविएट हुआ है, रेड कम डेविएट हुआ है। लेकिन तुमसे भी पूछ सकता है कि किसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, कुछ भी पूछ सकता है। डेल किसका मैक्सिमम होगा, किस कलर का मैक्सिमम होगा? वायलेट के लिए। किसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में मतलब एंगल आर ज्यादा होगा? रेड के लिए। रेड के लिए। तो भाई ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये डायरेक्ट पूछता है थियरी में, हाँ या ना? क्लियर हो गया? दिमाग में घुस गया? यस सर क्लियर है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना भाई? क्योंकि तुम लोगों ने बचपन में ऐसा पढ़ रखा होगा कि एक ही रे निकलती है और एक ही रे जाती है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके ठीक है ना? अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? पहले नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये मीडियम की प्रॉपर्टी है तो मीडियम पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, हाँ या ना? चूंकि मीडियम की प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम पे डिपेंड करेगा ही करेगा, हाँ या ना? यस। दूसरी बात, कलर ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ लाइट इस पे भी डिपेंड करेगा ना, हाँ ना? अरे करेगा कि नहीं करेगा? और लास्ट वाली चीज, थर्ड पार्ट, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि टेम्परेचर ऑफ मीडियम। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज विथ द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। अरे वैसे भी गर्म करने पर कोई भी लिक्विड क्या होता है? पतला होता है, पतला होता है ना? तो उसके कण दूर दूर जाएंगे तो म्यू घटेगा, म्यू घटेगा। तो ये कभी कभी ना क्वेश्चन में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, मत याद रखो लेकिन थोड़ा सा लॉजिक भी याद रखो, है ना? क्योंकि तुम किसी लिक्विड को सपोज दैट तुमने क्या किया, गर्म किया तो पतला हो जाएगा। पतला होने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ गाइस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाना। तो याद रख लोगे ना? मैं देखो रटवा नहीं रहा कुछ भी, मैं बस तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा। कॉन्सेप्चुअल आदमी हो तुम भी, कॉन्सेप्चुअल आदमी बनो, है ठीक है? सर वन बार सर एक बार रिपीट कीजिएगा। क्या रिपीट करे जी? बट आई वाज प्रैक्टिकल में है। क्या कह रहे हो सर? नहीं हुआ। अरे यार देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है तो मीडियम पे तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा मीडियम कितना डेंस है, कितना रेयर है ना? और कलर पे भी डिपेंड करता है। काची इक्वेशन से तो यही पता चल रहा है ना कि लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कलर पे भी डिपेंड कर रहा है ना? और टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि तुम जैसे जैसे क्या करो। क्या कह रही हो सर? ये इंसिडेंस ये क्या होता है? क्या कह रही हो? इंसिडेंस हिंदी इसका सर? अच्छा, इंसिडेंस मतलब आपतित। अरे जिस मीडियम में आपतित हो रही है और जिस मीडियम पे अपवर्तित हो रही है, अपवर्तित ठीक है? हाँ, जहाँ कंफ्यूजन हो हिंदी पूछ लिया करो गाइस, घबराओ नहीं। मैं भी देसी आदमी हूँ, हिंदी मीडियम से है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक बार मुझे बताना क्या? अरे इंसिडेंट को कहते हैं आपतित। तुम मत जानो यार, तुम जान के क्या करोगे?
सर CBSE कोई वाली। अच्छा जानना चाहिए। हमारे स्कूल में कोई पूछेगा तो बता दूंगा अपारजित। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा ही नहीं, टेंशन मत लो। भाई एक बात बोलूं, हाँ। अभी मुझे मस्तान भाई की याद आई, अभी गाना चला नशे से चढ़ गए। मुझे मस्तान भाई की याद आई। ओ, मत मत मस्तान को छेड़ो यार, बेचारा इतना मेहनत से तो पढ़ रहा है यार, यू डोंट नो उनसे कितना हमारी मेहनत कर रहा गर्लफ्रेंड है। छेड़ेंगे। भाई कोई और होता तो अब तक क्लास व्लास छोड़ चुका होता है। और सही में भाई, कोई मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसके मजे ले रहा हूँ, वो थोड़ा मस्ती उससे करता हूँ इसलिए क्लास छोड़ देता। उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है थोड़ा सा, इसलिए वो क्लास छोड़ देता। वो ऑलरेडी बीसीए कर रहा है और तुम लोग अभी नल्ले बैठे हो। ठीक है, वो कॉलेज भी जाता है और पढ़ाई भी करता है पार्ट टाइम में। और तुम लोग अभी नल्ले हो लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे हो। अब ये बी से छोड़ देगा फिर। अगर बीटेक में हो जाएगा तो मन लगा के करेगा तो बीटेक में हो ही जाएगा, बीसीए डेफिनेटली छोड़ फिर तो देगा। नल आए। ऐसा कैसे कह सकते हो यार कि कोई अगर बीसीए छोड़ के आ भाई रहा है ये तो तो डल्ला है। इसका मतलब एक बार जिस रोड पे निकल गए तो उस पे वापस मत आओ। ऐसा निकल गए तो निकल गए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार, ऐसा ये ऐसा मेरा सिद्धांत है। भाई ये ये मेरी टाइप का सिद्धांत तुम्हारा है। प्रिंसिपल अलग हो सकता है, दूसरों का प्रिंसिपल अलग हो सकता है। भाई मेरा तो मामला तो मैं है एक कि बार यार मतलब आ गए। देखो यार, मामला है ना कि तुम्हें जो पसंद हो ना वही करो, चाहे इसके लिए ना तुम्हें 10 चीजें छोड़नी क्यों ना पड़े। जैसे होता है ना, लोग कहते हैं कि जो लड़की पसंद है उसी से शादी करो, उसके लिए चाहे 1000 लड़कियों को रिजेक्ट क्यों ना करना पड़े। हाँ है ना। मैं वो लड़की किसी के साथ भाग जाए। यार तुम यार सिर्फ इसी में लगे रहते हो। बस भाई मेरा भाई गोपाल लड़की गोपाल गोपाल ऐसे मैं गोपाल सुनो सुनो, ऐसी थिंकिंग मत रखा करो, वरना क्या पता सरस्वती तुम्हारे जुबान पे किसी दिन बैठ गई ना तो भागी जाएगी तुम्हारी वाली। फिर उसी पे काम चलाना। ये कोई टेंशन ठीक नहीं है। है भाई। तो यार मुझे ऐसा कोई नहीं, टेंशन शुभ नहीं शुभ है। बोला करो यार, शुभ शुभ बोला ये करो, पता नहीं दुनिया में एक जाती है एक आती है। ये फंडा पता है। एक पता नहीं जाती है तुम एक क्या आती क्या सोचते हो। खैर छोड़ो, देखो है। मैं बहुत प्रैक्टिकल चुप इंसान हूँ भाई। रहो, मैं ठीक है यार, ऐसे सोचता नहीं। ठीक है ठीक है, चुप रहो अब, चुप रहो, आगे बढ़ो। देखो हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ सेवरल मीडियम। वैसे तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो ये ना रिवर्सिबिलिटी क्या है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो तुमने मीडियम वन से, दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू, मीडियम वन से लाइट आई और ये मान लो ये दूसरा मीडियम था, ये दिख रहा है ना दूसरा मीडियम, अरे गाढ़ा कलर का नहीं दिख रहा है क्या, मैं इसकी बाउंड्री बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, परावर्तन होगा, हाँ या ना, परावर्तन कह रहा हूँ, अपवर्तन होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होगा सर। हाँ लाइट का रिफ्रैक्शन यहाँ होने वाला है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। कितने लोग इस बात से सहमत है? हाँ सर रिफ्रैक्शन होगा, बोलो होगा ना भाई रिफ्रैक्शन। यस सर। रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद तुमने एक ना मिरर लगा दिया, तो ये क्या करेगा, अब मिरर ऐसे लगाया ना कि इसका नॉर्मल उसी के लॉन्ग है, तो अब नॉर्मल के लॉन्ग मिरर पे अगर रे गिरेगी तो क्या होगा, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। और जब रिटर्न बैक हो हाँ जाएगा। जब रिटर्न बैक होगी तो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आएगी तो फिर से उसका क्या होगा, फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो जिस पाथ से आई थी उसने सेम पाथ को क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्वेश्चन में आएगा कि वो अपने पाथ पे रिवर्स हो जाती है, इसका मतलब तुम समझ लेना कि कहना क्या चाह रहा है। अब वो कोई भी लॉजिक हो सकता है, मिरर लगाए या कुछ भी लगाए, इट्स डजंट मैटर, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर रिफ्रैक्शन थ्रू क्या हो ना, कई 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 सारे मीडियम के वजह, कई सारे मीडियम से में रिफ्रैक्शन हो, तो तुम्हें ये बात पता है, ये बात क्या पता है, जैसे इसने बोला है μ12 इंटू μ23 इंटू μ31 इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे होगा बताओ? μ2 को क्या लिख सकते हो, μ2 बाई μ1, μ2 μ3 को क्या लिख सकते हो, μ3 बाई μ2, इसको क्या लिख सकते हो, μ1 बाई म्यू3 बाई म्यू2 μ3। देखो सारे कट गए, सारे कट गए, 1 आ रहा है ना। तो दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके पहले वाले के रिस्पेक्ट पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके पहले वाले के रिस्पेक्ट पे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके पहले वाले के रिस्पेक्ट पे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 1 आता है। ये ध्यान रखना, जितने भी मीडियम से क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है, ठीक है गाइस। अब तुम्हें पता है कि वैसे भी ये 1 ही आना था, क्योंकि लाइट जिस मीडियम से आई है, सोचो ना तुम ही,
लाइट जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस जा रही है, तो इसका मतलब क्या, वो सेम एंगल पे ही जाएगी, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाएगी, हाँ या ना। यस यस सर। बशर्ते बीच में क्या नहीं होना चाहिए, बीच में क्या नहीं होना चाहिए, TIR नहीं होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ या ना। अभी तक सिर्फ 10th का चल रहा था, अभी तक 12th का मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, TIR भी 10th का ही है, ठीक है, 12th का तो कल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है गाइज। चलो अब पढ़ते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब तुम 10th में पढ़े हो, अभी तक सिर्फ 10th की बात हुई थी, हाँ। और ना अब मैं ना रिफ्रैक्शन पे मोड़ दिया हूँ, रिफ्लेक्शन अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। उसका लॉजिक मैं बताऊँ अभी क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि देखो यार, एक तो इससे क्वेश्चन गलती से एक आता है, ठीक है, गलती से एक आ गया और मैं उसको 2 सेशन में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है ना गाइज। ओके। लेंस में टाइम लगता है भाई, लेंस में टाइम लगता है। लेंस से पहले पहले मैं संडे को इसी पे सेशन रखने वाला हूँ, किस पे सेशन रखने वाला हूँ, रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। चलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल, तुम खुद सोचो, देखो ध्यान से। अब ना मैं बोल रहा हूँ ना कि रे जो है ना डेंसर से रेयर में जा रही है, कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो डेंसर से रेयर में जब भी रेज आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है या उससे दूर हटती है, बोलो भाई। अवे फ्रॉम दूर हटती है। दूर हटती है, आई पे गई थोड़ा सा दूर हट जाएगी। अब थोड़ा तुमने ना आई की वैल्यू और बढ़ा दी तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा और दूर हट जाएगा। फिर तुमने आई की वैल्यू बढ़ाई तो ये थोड़ा सा और दूर हो जाएगा। तो तुमको आई की वैल्यू ऐसा सेट करना है ना कि ये ग्रेजिंग इमरजेंसी वाला केस बना दे, मतलब आर की वैल्यू 90 हो जाए, आई की वो वैल्यू जिस पे आर की वैल्यू 90 हो जाए ना, तो आई की उस वैल्यू को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। आओ इसको हम लोग एक बार समझते हैं। भाई 13 लोग बचे, बाकी लोग कहाँ भाग गए, कौन कौन बचा है, जोया क्लास में है, एक तो आना जाना करते हैं। रूपाली, जोया, 13 मिनट बचे की रूपाली चली गई क्या, क्यों चले जाते हैं बच्चे, इनका आना जाना लगा रह रहा है ना। यस सर, कुछ बच्चा है आना जाना लगे रहता है। चलो मेरे डाटा देखो इस वीडियो को, Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. पता नहीं क्या That's so दिखाने, crazy. क्या दिखाने लगते हैं। हाँ भाई इस वीडियो को देखो, ये मतलब एक्सपेरिमेंटल है, तुम भी इसको कर सकते हो। ये मीडियम क्या है, ग्लास का मीडियम है, दिस इज अ ग्लास। यस। अब देखो लाइट को जब इसने 90 पे करा ना, 90 पे, तो 90 पे ही निकल रहा है। अब तुम इसको ध्यान से देखते रहो, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा है, इधर का एंगल देखना, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे लाइट क्या, लाइट की रे जो है ना रिफ्रैक्ट होती जा रही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे ये लाइट की रे रिफ्रैक्ट हो रही है। तुम एकदम ध्यान से देखते चलो। अभी तुम्हें एक नज़र ऐसा आएगा कि उसमें ना एक ग्रेजिंग इमरजेंस पे आ जाएगी। देखो ये वाला केस देखो ध्यान से, इस वाले केस में तुम कह सकते हो कि नहीं, इस वाले केस में ये तो सर वापस आने लगी इस साइड से। मैं तुम्हें हाँ वही तो दिखाना चाहता हूँ। सर ये 90 की जगह नीचे क्यों आ गया? हाँ, इस केस को देखो ध्यान से, इसमें कुछ रिफ्रैक्ट भी हो रहा है रे और कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। एक कांच है ना, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो सारी की सारी रे बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन एक एंगल ऐसा आएगा जहाँ पे तुम्हें जादू देखने को मिलेगा। क्रिटिकल एंगल तो खैर तुम देख नहीं पाओगे, देखो यही क्रिटिकल एंगल था, अब देखो पूरी आ गई। ये कैसे पॉसिबल है कि तुम एक कांच में लाइट को भेज रहे हो और वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है कुछ। भाई ये ऐसा काम कर रहा है ना
ये है ट्रांसपेरेंट, ये है ट्रांसपेरेंट, लाइट को जाना चाहिए निकल के, लेकिन लाइट निकल के नहीं जा रहा है, वापस आ रहा है। ये तुम्हें जादू टाइप का नहीं दिख रहा है कि अरे यार ये तो कांच है, कांच पे हम लाइट भेज रहे हैं और ये वापस आ जा रहा है? भाई ये अजीब बात है कि नहीं है? यस सर। ये सिर्फ कांच में ही नहीं, वाटर में भी पॉसिबल है कि तुमने देखो उधर एक भी लाइट नहीं गया है, ध्यान से देखो उधर एक भी रे नहीं गई है, एक भी रे गई है क्या इधर? एक रे तुम्हें नहीं दिख रही है, जबकि जानी चाहिए नियम के हिसाब से तो जानी चाहिए, क्योंकि कांच क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और यहाँ पे कोई पॉलिश भी नहीं है। तुम्हें दिख रहा है कि मिरर के जैसा काम कर रहा है, दर्पण के जैसा काम कर रहा है, जिसमें क्या कर देते हैं, पीछे कोटिंग कर देते हैं। जब पीछे कोटिंग कर देते हैं तो जितना मतलब पीछे ना क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं ना, ताकि जो हम अपना फेस देख सकें, ये उस टाइप का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम्हें फील हुआ? इस चीज को कहते हैं ना, इस चीज को जैसे ही तुमने क्या करा ना, देखो क्या हुआ क्या था, मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसको यहाँ बंद करो। देखो हुआ ऐसा था कि जब एक ऐसा एंगल था, एक पर्टिकुलर एक ऐसा एंगल आया था हमारे सामने ना, वो तुम देख नहीं पाए हो, ठीक है? एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आया था कि उस एंगल रे ना यहाँ थी, रे ना ग्रेजिंग इमरजेंसी होके जा रही थी, और जैसे ही एंगल तुमने इस पर्टिकुलर एंगल से थोड़ा सा बढ़ाया ना, तो ये रे क्या हो गई ना, रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब जिस मीडियम में गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई। फील हुआ? एक ऐसी बाउंड्री थी, ध्यान से सुनो क्या हुआ, एक ऐसी बाउंड्री थी, एक ऐसा एंगल, एक ऐसा बाउंड्री जहां तक रिफ्रैक्शन हुआ, और उससे आगे जैसे ही तुमने बढ़ाया ना, तो रिफ्लेक्शन होने लगा। नहीं, अरे यहां तक देखो, तुम ही सोचो ना, एक एंगल तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, इसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा था। देखो लाइट उधर जा रही थी, लाइट अपने पाथ पे जा रही थी, एकदम मजे से जा रही थी कि नहीं जा रही थी? देखो लाइट अपने पाथ पे मजे से जा रही है कि नहीं जा रही है? लाइट एक पारदर्शी है, लाइट इधर फेंके उधर निकल गई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन दिक्कत तो तब हुआ, दिक्कत कब हुआ? दिक्कत यहाँ हुआ, दिक्कत कि एक ऐसा एंगल आया जिसके बाद से हम अगर इसकी वैल्यू आई की वैल्यू और बढ़ा दिए ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। देखो नहीं फील हो रहा है यार गाइस तुम लोग को? TIR फील कर लो, एकदम फील कर लो, एकदम सामने देख करके तुम देख रहे हो। मतलब सर जब रे वापस आ जाए वही TIR, वो TIR है, मतलब जिस मीडियम में तुमने रे भेजा ना, जिस मीडियम से तुमने रे भेजा, रे उसी में वापस लौट के आई। रे को इस बात से मतलब ही नहीं रहा कि ये ट्रांसपेरेंट रहा कि नहीं है, रे को फर्क पड़ा क्या कि ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है? नहीं समझे? तो देखो इसकी एक बाउंड्री होती है, उसका एक एंगल होता है, वो होता है क्रिटिकल एंगल, एक ऐसा एंगल जिसपे तुम अगर रे को भेजोगे ना तो 90 डिग्री पे निकल जाएगी, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और जैसे ही एंगल को तुम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करते हो ना, तो 90 के बजाय क्या होने वापस आ जाती है उसी मीडियम में, तो उसको हम कहते हैं TIR। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फील हुआ? आ गया सर, आ गया। अब ना कई बार ना हमसे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछता है। अब लेकिन एक चीज़ तुमने देखा होगा, एक चीज़ तुम ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि क्रिटिकल एंगल TIR तभी पॉसिबल हो जब रे कहाँ से कहाँ मूव करे। रेयरर टू, अबे नहीं यार, डेंसर टू रेयरर ना, अरे डेंसर टू रेयरर ना, नहीं समझ में आ रहा है? ये सर आ गया, वो रटा हुआ है तो ऐसे हो गया। क्योंकि अगर तू भी सोचो, अगर ये डेंसर से रेयरर पे जाएगा, ये वाला आर वाला एंगल ज्यादा होना चाहिए ना आई से, तो अरे तभी तो ये इधर भागेगा, इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इधर भागेगा, हाँ है ना? ये वाला एंगल ज्यादा होना चाहिए ना, ये वाला एंगल कब ज्यादा होगा? जब इधर वाला रेयरर हो। तो TIR तब होता है जब डेंसर टू रेयरर में जाए। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है? आई की वह वैल्यू जिसपे आर की वैल्यू क्या आने लगे, 90 डिग्री आने लगे, तो आई की उस वैल्यू को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालना हो तुम्हें तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला नहीं रटना है तुम्हें, बस याद रखना है। कैसे निकालोगे? बोलोगे कि सर जी यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए इस सरफेस पे, क्या होगा?